नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस के रुख की आलोचना की। कहा, पूरी दुनिया शांत रही लेकिन कांग्रेस चूं चूं करती रही। एक निजी चैनल के शो पर पीएम ने पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब पर देश के नेताओं की बयानबाजी पर किया कड़ा प्रहार। प्रधानमंत्री ने पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, एक साथ हैं दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे की दोषी पार्टी। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने सत्ता के लिए किया देश का बंटवारा। चुनावी समर में सभी दलों के दिग्गजों ने भरी हुंकार। भाजपा और एनडीए के दिग्गजों ने किया धुआंधार प्रचार। इंडिया के स्टार प्रचारकों ने थामी चुनावी अभियान की कमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक और विवादित बयान से चढ़ा सियासी पारा। सिस्टम के रहस्यों वाले राहुल गांधी के बयान पर भाजपा हमलावर। कहा, कांग्रेस की मानसिकता ही पिछड़ा विरोधी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए थम गया प्रचार। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले के बाद पहली बार आई मीडिया के सामने। विभव कुमार पर लगाए बुरी तरह मारपीट के आरोप। राज्यसभा सीट छोड़ने से किया इनकार। कहा, आप किसी कीमत पर नहीं देंगे इस्तीफा। और राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों और पूर्वी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में गंभीर लू की स्थिति बनी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। आर्टिकल 370 हटाने के करीब 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने पर दुनिया के सभी इस्लामिक देश तो खामोश रहे लेकिन देश की कांग्रेस चूं चूं करती रही। जब भी कश्मीर की बात आती थी तो 70 साल तक इसको इंटरनेशनलाइज किया गया। दुनिया का हर देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करता था। थोड़ी बहुत अटल जी ने कोशिश की थी कि टेररिज्म को सेंटर पॉइंट लाए, लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया में, और इसलिए 370 के संबंध में भी यह स्वाभाविक था कि दुनिया कोई बहुत बड़ा नाराजगी व्यक्त करेगी। हुआ उल्टा। दुनिया ने जितने देशों को लोग मानते थे कि इन मुद्दों पर भारत पर वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, भारत को घेर सकते हैं, अधिकतम लोग मौन रहे। जिन्होंने कहा वो ये कहा कि ये उनका इंटरनल मामला है। दुर्भाग्य ये है कि अरब देश तो शांत रहे, दुनिया के सभी इस्लामिक देश शांत रहे, मेरे देश की कांग्रेस चूं चूं करती रही। ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी मानसिक विकृतियों से भरी पड़ी हुई इनकी सोच है। दुनिया ने, और अच्छा 370 के बाद में दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है। उनको जिंदा वापस लेके आ गए। विदेश नीति के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि पहले दूरी बनाने की विदेश नीति थी, अब नजदीकी बढ़ाने की नीति है। उन्होंने कहा कि दुनिया से भारत की नजदीकी बढ़ी है। मुझे लगता है कि उस समय जो मूलभूत सोच रही थी वो ये थी इक्वल डिस्टेंस वाली, यानी हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं। दूरी बनाना ये मानदंड था। मैंने आकर के इसको बदला, हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नजदीकी करेंगे। डिस्टेंस वाला शब्द ही मैंने निकाल दिया। इससे क्या हुआ
कि किसी को लगता है अच्छा वो मिस्टर ए आगे गया तो बी को लगता है यार मैं रह गया तो वो भी आ जाता है। फिर इधर से सी को लगा कि मोदी के पास वो तो पहुंच गया यार मैं रह गया तो इधर वाला डी आता है। तो सब लोगों के अब लगता है कि हिंदुस्तान के पास जाना चाहिए। पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर भी पीएम मोदी ने खुलकर बात की। पीएम मोदी ने परमाणु बम और 2015 में किए अपने पाकिस्तान दौरे का जिक्र किया। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पीएम मोदी ने राम मंदिर के मामले पर विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मन से, वचन से और कर्म से राम विरोधी बताया। पहले तो उनके काम आने वाला नहीं था, उसके बाद जब विरोध किया तो मुझे लगता है कि 70 साल तक उन्होंने जो किया वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कि इतना ही नहीं है, वो मन से, वचन से, कर्म से राम विरोधी है। राम के प्रति इनके मन में घोर रोष है और इसका परिणाम है वो अभी भी। अब देखिए कोई बच्चा रास्ते में जय श्री राम बोले तो मैं शायद बोलूंगा जय श्री राम। कोई मुझे कोई ग्रीट करे नमस्ते तो मैं करूंगा नमस्ते। कोई मुझे कहे हेलो तो मैं कहूंगा हेलो। कोई कहेगा जय श्री राम तो मैं कहूंगा जय श्री राम। आपने देखा होगा जब वो जाते हैं कोई जय श्री राम बोलता है तो उनके चेहरे की सारी रेखाएं बदल जाती हैं, मुंह पे ताला लग जाता है, पता नहीं वो क्या क्या करने लग जाते हैं। अब अरे आप बोल दो यार जय श्री राम, क्या जाता है आपका। एक तरफ छठे चरण के लिए प्रचार का शोर जहां थम गया, वहीं सातवें चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। अब पार्टियां अंतिम चरण के लिए दमखम लगाने में जुटी हुई हैं। भाजपा समेत एनडीए में शामिल अन्य दलों के दिग्गज नेता भी देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए छठे चरण का प्रचार अभियान थमने के साथ ही अब सभी दलों की नजर सातवें और अंतिम चरण की सीटों पर लगी हुई है। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दिग्गज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। खासतौर पर भाजपा समेत एनडीए के बड़े नेता धुआंधार जनसभाएं और रोड शो के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओडिशा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने ओडिशा के मयूरभंज, भद्रक, जगत सिंहपुर और जाजपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए बीजेडी सरकार और इंडी गठबंधन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन एक ऐसा समूह है जो परिवारवाद और तुष्टीकरण के अपने विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए हैं। ये जो कांग्रेसी भाई है ना, ये जो इंडी गठबंधन है, ये कांग्रेसी भाई कुछ नहीं है। अपने परिवार को चलाना, अपने परिवार के लोगों को बैठाना और भ्रष्टाचार करना, यही इनका काम है। ये सारे इंडी गठबंधन, ये सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उधर दिग्गज नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी विभिन्न राज्यों में प्रचार में जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम संपूर्ण राष्ट्र में मोदी लहर है और इस वजह से एनडीए की विजय सुनिश्चित है। आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के एक्सप्रेसवे और 4 लेन के हाईवे बन रहे हैं।
अब लीटर गैस से बढ़कर के बुलेट ट्रेन के रूप में, कहीं वंदे भारत के रूप में, कहीं अमृत भारत के रूप में, कहीं नमो भारत के रूप में हम सबको देखने को ये मॉडल मिल रहे हैं। इस बीच हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जा जाकर प्रचार किया। उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के सुशासन पर लोगों से वोट देने की अपील की। अनुराग सिंह ठाकुर ने साथ ही राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि उन्होंने माना है कि जब 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही तो अनुसूचित जाति, जनजातियों और पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा। 60 साल कांग्रेस जब सत्ता में रही तो इनके समय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पर अत्याचार होता रहा। उनको पिछड़ा बना के रखा गया, उनकी केवल वोट का इस्तेमाल किया गया, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। वो गरीब थे, उनको और गरीब किया गया। यही कांग्रेस की नीति रही, बांटो और राज करो, जातिवाद, क्षेत्रवाद पर राजनीति करती थी और आगे भी कांग्रेस यही करने वाली है। ये स्वयं उन्होंने माना है कि कैसे उनका शोषण भी होता रहा, कैसे उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। उधर बलिया में भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने पार्टी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट देने की अपील की। इसके अलावा हिमाचल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी नाहन में चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए विभिन्न दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जा जाकर प्रचार किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने जनता से जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। जो जनता का गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी की जो बातें रही हैं और उन्होंने जो वादे किए हैं वो आज कोई भी वादा उनका पूरा नहीं है। जहां महंगाई बढ़ी है, चरम सीमा पर पहुंचा है बेरोजगारी, और फिर उनकी भाषा देखिए, उनकी भाषा बदल गई है। चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने रैलियां कर लोगों से अपने लिए वोट की अपील की। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि 4 जून को इंडी गठबंधन के पक्ष में बहुमत आने वाला है। हम जो सरकार बनाना चाहते हैं वो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेगी। श्री राहुल गांधी जी की मंशा यही थी कि सरकार ऐसी बने जो सरमाएदारों के लिए ना काम करे, आम आवाम के लिए काम करे। इस बीच बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से अपनी बेटी मीसा भारती के समर्थन में चुनाव अभियान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में हलचल है और इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी नारा लगा रही है, लगाने हमको भी नारा लगाने का हक है, उनको भी नारा लगाने का हक है। ये अलायंस बनेगा सरकार, पूरा देश भर में हलचल है, इंडिया सरकार आ रही है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार थम गया है। अब मतदाताओं को 25 मई का इंतजार है, जब 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में धर्मेंद्र प्रधान, बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। पच्चीस मई को 6ठे चरण में झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ये लोकसभा सीट हैं रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद। गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र झारखंड का महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र समाहित हैं। यहाँ के मतदाताओं के मन में क्या है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। लगभग 18 लाख मतदाताओं वाले गिरिडीह लोकसभा सीट पर पिछली बार आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी जीते थे। इस बार भी वो मैदान में हैं और उनके खिलाफ जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो ताल ठोंक रहे हैं। कभी नक्सलवाद से ये जिला पूरी तरह प्रभावित था, लेकिन केंद्र की नीतियों के बाद अब इसका प्रभाव नहीं के बराबर है। गिरिडीह की 6 विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो पिछली बार 6 में से 5 सीट महागठबंधन के पास है। सिर्फ 1 सीट बाघमारा पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस लोकसभा सीट पर पहली बार भाजपा ने 1989 में जीत दर्ज की थी। इसके पहले इस पर कांग्रेस या फिर अन्य दलों का ही दबदबा रहा।
पिछले चुनाव में भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जेएमएम के जगन्नाथ महतो को तकरीबन 3 लाख वोटों के अंतर से हराया था। इस बार भी मुख्य मुकाबला इन्हीं दलों के बीच है। बस जगन्नाथ महतो की जगह जेएमएम से मथुरा प्रसाद महतो मैदान में हैं। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खनन, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे सबकी जुबान पर हैं। एनडीए के तहत यहाँ सारे काम हुए हैं को इसमें सांसद महोदय के द्वारा जो भी केंद्र से जितनी भी योजनाएं आई हैं उसको धरातल पर लाने का उन्होंने प्रयास किया है और काफी हद तक सफल भी रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर क्रिटिकल हॉस्पिटल बन रहे हैं जो उनके माध्यम से आए हुए हैं। रेलवे का जो ओवरब्रिज बनने वाले हैं और उनका सब डीपीआर वगैरह सब तैयार हो गया है। बहुत जल्द उस पर काम भी शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर जो है से एकदम लूट खसोट मचा हुआ है। ब्लॉक में, कोर्ट में, कचहरी में गरीब लोग को भारी मुश्किल है। मोदी जी पर हम लोग को विश्वास है, यहाँ का नेता पर विश्वास नहीं। देखिए ये रोड की हालत, शहर की हालत देख के लगता है किसको सुनाओ हाल दिले बेकरार का, गुस्सा हुआ चिरागू अपनी मजार का। आगे भविष्य में क्या होगा कह तो नहीं सकता हूँ। दोनों ही पार्टी टक्कर में है। जयराम महतो का भी हवा बहुत बढ़िया है, लोग उसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं, युवा है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ कुर्मी महतो 1.5 लाख, कोयरी महतो 1.5 लाख, मुस्लिम 2.5 लाख, अनुसूचित जाति 2.0 लाख, अनुसूचित जनजाति 1.5 लाख, पिछड़ा, वैश्य और मारवाड़ी 3.5 लाख, कायस्थ 1 लाख, भूमियार और राजपूत 40,000 और ब्राह्मण वोटर करीब 30,000 हैं। इस बार आजसू जेएमएम समेत कुल 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, गिरिडीह, झारखंड। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर अपने साथ हुई मारपीट के बाद आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पहली बार मीडिया के सामने आईं। एक इंटरव्यू में उन्होंने 13 मई को अपने साथ हुई घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। स्वाति ने कहा कि केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। उन्होंने घटना के दिन की एक एक बात विस्तार से बताई। करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफ़े पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। स्वाति मालीवाल मारपीट के मामले में किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही हैं। उनका कहना है कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख कर मदद मांग रही थी लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ जांच में सहयोग करने की बात भी कही। सच्चाई तो ये है कि मेरे को अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूंसों और थप्पड़ों से मारा गया और ये बात एमएलसी में भी निकल कर आई है। ऐसी सिचुएशन में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीख चिल्ला के मदद के लिए मांग कर रही हूँ और मैं ड्राइंग रूम में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया, तो मैं कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकती हूँ। पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसके इंस्ट्रक्शंस पे मैं पीटी गई हूँ। ये सारी चीज़ों पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। तो इस वक्त अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सीट खाली करवाने के सवाल पर स्वाति मालीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि अगर मेरी राज्यसभा की सीट उन्हें वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है। अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी,
अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है। और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में। 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को। 3 लोग थे ले दे के, उनमें से मैं एक थी। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान में हीट वेव से फिलहाल अगले 4-5 दिनों तक राहत की संभावना नहीं है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बाड़मेर में सबसे अधिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 5 ऐसे स्टेशन भी हैं जहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो पहली बार राजस्थान में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा 5 ऐसे स्टेशन भी हैं जहां पे अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। यानी कि जो हीट वेव का दौर अब तक चल रहा था, इसकी इंटेंसिटी में अभी और बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर है। यानी कि हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। राजस्थान के जयपुर में लोग भी इस भीषण गर्मी से परेशान हैं। दोपहर के समय तो लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। गर्मी को देखते हुए बहुत ज़रूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी मैं कालवाड़ से आ रहा हूँ साहब, मैं ऐसा सीख गया कि पूछो मत आप। जूतों में इतनी भयंकर गर्मी, ये पाँव देखो तो भयंकर ऐसा हालत हो रही है, पूछो मत आप साहब। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब आना रूम से बाहर निकलते हैं ना, बहुत मुश्किल है बाहर निकलना। ऐसी गर्मी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। बहुत ज़्यादा गर्मी सर, पूरा पसीने में हुआ पड़ा है पूरा शरीर। अभी तक तो हमने देश लाइफ में ऐसी गर्मी नहीं देखी थी। अब भीषण गर्मी, तापमान बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही है कि सिर्फ काम के लिए बाहर जा सकते हैं और बाहर भी जा रहे हैं तो ऐसा पूरा ढक के जाना पड़ रहा है। बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन में सारनाथ का बहुत महत्व है। इसी सारनाथ में केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान स्थित है। इसी तिब्बती संस्थान में भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तिब्बती संस्थान को सजाया गया है। इस शिक्षा संस्थान में कई भंते भगवान बुद्ध के बारे में वहाँ पर उन्होंने बताया। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध के आदर्शों को मानने और उन पर चलने की बात कही और हर धर्म और हर वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया। इस पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की वांगचुक नेगी से। कुलपति हैं केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ के। सारनाथ का केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मना रहा है। अपने तरीके से मना रहा है। चूँकि शिक्षण संस्थान है तो शिक्षा के माध्यम से ही बुद्ध जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ तिब्बती संस्थान के कुलपति वांगचुक दोरजे नेगी जी हैं। नेगी साहब, ये बुद्ध पूर्णिमा आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे मनाया इस बार? बुद्ध पूर्णिमा तो दुनिया में जितने भी बौद्ध समाज हैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसी साथ में ये सारनाथ तो जहाँ पर तथागत बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, तो ऐसे पुण्य स्थान पर दूर दूर से लोग भी आकर के, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, महाबोधि वेरे में सुबह 6 बजे से शुरू है। ठीक इसी प्रकार हमारे संस्थान में भी जब से ये संस्थान स्थापित हुई थी निरंतर हम करते आए हैं। इस साल सिर्फ मैंने परिवर्तन यही किया कि पहले जो यहाँ पर बुद्ध जयंती मनाते समय बौद्ध धर्म दर्शन पर जो चर्चा होती थी वो हम लेमैन लोगों से भी कराया करते थे। लेकिन इस समय सोचा कि ये जो एक धार्मिक उत्सव है, ये कोई स्कॉलरों का दर्शन चर्चा परिचर्चा का स्टेज नहीं है। इसमें जो है भिक्षु लोग जो है बैठे हैं, जैसे प्राचीन काल में हुआ करता था। वो लोग जो है अपना विचार जो है, जो उपासक उपासिकाएं जो धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था रखते हैं, उनको जो है अपना विचार जो है प्रकट करें, मार्गदर्शन करें। इसलिए एक ये मैंने थोड़ा इस साल परिवर्तन किया है। भिक्षु लोगों ने
धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति लोगों को बताया कि किस तरह से उनकी जो विचार थे वो आम जनमानस में फैलें, और यही बुद्ध जयंती मनी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, कि लोग भी बुद्ध के जो आदर्श हैं, जो उनकी शिक्षा है, उसका पालन करें। डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, सारनाथ, वाराणसी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज़, भरोसा सच का। नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस के रुख की आलोचना की। कहा, पूरी दुनिया शांत रही लेकिन कांग्रेस चूं-चूं करती रही। एक निजी चैनल के शो पर पीएम ने पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब पर देश के नेताओं की बयानबाजी पर किया कड़ा प्रहार। प्रधानमंत्री ने पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, एक साथ हैं दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे की दोषी पार्टी। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस ने सत्ता के लिए किया देश का बंटवारा। चुनावी समर में सभी दलों के दिग्गजों ने भरी हुंकार। भाजपा और एनडीए के दिग्गजों ने किया धुआंधार प्रचार। इंडिया के स्टार प्रचारकों ने थामी चुनावी अभियान की कमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक और विवादित बयान से चढ़ा सियासी पारा। सिस्टम के रहस्यों वाले राहुल गांधी के बयान पर भाजपा हमलावर। कहा, कांग्रेस की मानसिकता ही पिछड़ा विरोधी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए थम गया प्रचार। 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले के बाद पहली बार आई मीडिया के सामने। विभव कुमार पर लगाए बुरी तरह मारपीट के आरोप। राज्यसभा सीट छोड़ने से किया इनकार। कहा, आप किसी कीमत पर नहीं देंगे इस्तीफा। और राजस्थान के बाड़मेर में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों और पूर्वी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में गंभीर लू की स्थिति बनी।
और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। आर्टिकल 370 हटाने के करीब 5 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने पर दुनिया के सभी इस्लामिक देश तो खामोश रहे, लेकिन देश की कांग्रेस चूं चूं करती रही। जब भी कश्मीर की बात आती थी तो 70 साल तक इसको इंटरनेशनलाइज किया गया। दुनिया का हर देश कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कटघरे में खड़ा करता था। थोड़ी बहुत अटल जी ने कोशिश की थी कि टेररिज्म को सेंटर पॉइंट लाए, लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया में, और इसलिए 370 के संबंध में भी ये स्वाभाविक था कि दुनिया कोई बहुत बड़ा नाराजगी व्यक्त करेगी। हुआ उल्टा। दुनिया ने जितने देशों को लोग मानते थे कि इन मुद्दों पर भारत पर वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, भारत को घेर सकते हैं, अधिकतम लोग मौन रहे। जिन्होंने कहा वो ये कहा कि ये उनका इंटरनल मामला है। दुर्भाग्य ये है कि अरब देश तो शांत रहे, दुनिया के सभी इस्लामिक देश शांत रहे, मेरे देश की कांग्रेस चूं चूं करती रही। ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी मानसिक विकृतियों से भरी पड़ी हुई इनकी सोच है। दुनिया ने, और अच्छा 370 के बाद में दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करके आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है, उनको जिंदा वापस लेके आ गए। विदेश नीति के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि पहले दूरी बनाने की विदेश नीति थी, अब नजदीकी बढ़ाने की नीति है। उन्होंने कहा कि दुनिया से भारत की नजदीकी बढ़ी है। मुझे लगता है कि उस समय जो मूलभूत सोच रही थी वो ये थी इक्वल डिस्टेंस वाली, यानी हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं। दूरी बनाना ये मानदंड था। मैंने आकर के इसको बदला, हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नजदीकी करेंगे। डिस्टेंस वाला शब्द ही मैंने निकाल दिया। इससे क्या हुआ कि किसी को लगता है अच्छा वो मिस्टर ए आगे गया, तो बी को लगता है यार मैं रह गया, तो वो भी आगे आता है। फिर इधर से सी को लगा कि मोदी के पास वो तो पहुंच गया, यार मैं रह गया, तो इधर वाला डी आता है। तो सब लोगों को अब लगता है कि हिंदुस्तान के पास जाना चाहिए। पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर भी पीएम मोदी ने खुलकर बात की। पीएम मोदी ने परमाणु बम और 2015 में किए अपने पाकिस्तान दौरे का जिक्र किया। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पीएम मोदी ने राम मंदिर के मामले पर विपक्षी दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मन से, वचन से और कर्म से राम विरोधी बताया। पहले तो लगता था कि शायद सेकुलरिज्म की उनकी जो विकृत मानसिकता है उसका परिणाम होगा कि वो 70 साल तक इस मामले को अटकाने के लिए जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश की। उनको लगता था कि इस मुद्दे को इस प्रकार से रखेंगे तो उनकी वोट बैंक सुरक्षित रहेगी। लेकिन राम मंदिर बन जाने के बाद वोट बैंक सुरक्षित रहने का मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि वो मुद्दा उस प्रकार से उनके काम आने वाला नहीं था। उसके बाद जब विरोध किया तो मुझे लगता है कि 70 साल तक
उन्होंने जो किया वो सिर्फ वोट बैंक के लिए कि इतना ही नहीं है, वो मन से, वचन से, कर्म से राम विरोधी है। राम के प्रति इनके मन में घोर रोष है और इसका परिणाम है वो अभी भी, अब देखिए कोई बच्चा रास्ते में जय श्री राम बोले तो मैं शायद बोलूंगा जय श्री राम। कोई मुझे कोई ग्रीट करे नमस्ते तो मैं करूंगा नमस्ते, कोई मुझे कहे हेलो तो मैं कहूंगा हेलो, कोई कहेगा जय श्री राम तो मैं कहूंगा जय श्री राम। आपने देखा होगा जब वो जाते हैं कोई जय श्री राम बोलता है तो उनके चेहरे की सारी रेखाएं बदल जाती हैं, मुंह पे ताला लग जाता है, पता नहीं वो क्या क्या करने लग जाते हैं। अब अरे आप बोल दो यार जय श्री राम, क्या जाता है आपका। एक तरफ छठे चरण के लिए प्रचार का शोर जहां थम गया, वहीं सातवें चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। अब पार्टियां अंतिम चरण के लिए दमखम लगाने में जुटी हुई हैं। भाजपा समेत एनडीए में शामिल